नेपाल में अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बालेन शाह, जिनका पूरा नाम बालेंदर शाह है, वो एक बड़े यंग लड़के हैं, 35 साल के युवा। वो इस इलेक्शन को जीतने वाले हैं और वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो नेपाल के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री होंगे अगर वो बनते हैं तो। और वो मधेसी यानी जो नीचे का एरिया है, प्लेन एरिया नेपाल का, पहाड़ी एरिया नहीं, वहाँ से भी बनने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। बालेन शाह आरएसपी पार्टी के हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और ये पार्टी 4 साल पहले ही बनी थी, 2022 में। इस पार्टी को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था रवि लामिछाने। ये एक फॉर्मर टीवी एंकर थे। ये आज भी इस बार के इलेक्शन में भी ये लड़े हैं, रवि लामिछाने, और इन्होंने जो इलेक्शन है वो जीता है। चितवन 2 एरिया से लड़े और 40,000 वोटों से इन्होंने वो इलेक्शन जीता। नेपाल के इलेक्शन में जो मुख्य पार्टियां रही हैं वो है नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी सीपीएन, और वो अकेली ऐसी नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल अकेली है, उसके कई गठबंधन कई पार्टियों के साथ बने हैं। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो यूएमएल है, यानी सीपीएन यूएमएल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। इसके अलावा माओइस्ट जो हैं वो भी अलग हैं और उनकी भी अपनी पार्टियां हैं। जो मुख्य नेता हैं नेपाल के अंदर जो अब तक रहे हैं वो पुष्प कमल दहल प्रचंड, खड़क प्रसाद शर्मा ओली और शेर बहादुर देवबा रहे हैं। लेकिन पिछले सभी ट्रेंड्स को तोड़ते हुए इस बार नेपाल में एक ऐसी पार्टी की जीत हुई है जो 4 साल पहले ही बनी है। पिछले 30 साल से जो मार्क्सिस्टों की जो एक सरकार चली आ रही थी और चाइना सपोर्टेड सरकारें थीं, भारत की नाक में दम कर रखा था उन्होंने, वो फाइनली ख़त्म हुआ वो सब। और अब बालेन शाह जो झापा 5 जो सीट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उससे जीते हैं और झापा 5 में उन्होंने केपी शर्मा ओली को हराया है। केपी शर्मा ओली सीपीएन यूएमएल के नेता हैं और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया आदमी थे। उन्होंने जो पहली बार इलेक्शन जीता था 2015-16 में, जब वो प्रधानमंत्री बने थे केपी ओली, तब उन्होंने पूरी तरीके से एंटी इंडिया कैंपेन पे वो इलेक्शन जीता, पूरी तरीके से प्रो चाइना होते हुए वो इलेक्शन जीता। इंडिया के साथ बेशुमार झगड़े उन्होंने मोल लिए और उन्होंने फिर अपना गठबंधन कर लिया पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ। वो भी एक मार्क्सिस्ट, एक माओइस्ट हैं, सीपीएनएम उनकी पार्टी है। वो भी 3 बार के पीएम रह चुके हैं, 2008 में पहली बार वो भी बने थे। इन लोगों ने मिलकर नेपाल को इस ढंग से कैप्चर करा हुआ था और चाइना से इतनी इनको फंडिंग और सपोर्ट थी कि भारत के इंटरेस्ट्स के खिलाफ ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। अब कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि भारत का जो नेबरहुड है वो चाइना के सपोर्ट से धीरे धीरे आज़ाद हो रहा है। बांग्लादेश में भी अब जो तारिक रहमान आए हैं वो बहुत ज़्यादा एक लिबरल उनकी आउटलुक है और भारत ने उनके साथ अब अपने कॉन्टैक्ट से स्थापित कर लिए हैं। इसी प्रकार से बालेन शाह को भी और रवि लामिछाने को भी प्रधानमंत्री मोदी ने बधाइयाँ दे दी हैं एडवांस में, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। मालदीव्स में भी जो मोइज़ू सरकार थी वो पूरी तरीके से प्रो चाइना थी और एंटी इंडिया थी, उसको भी भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से पूरी तरीके से भारत के सपोर्ट में कर लिया है। अब जो भारत का नेबरहुड है धीरे धीरे वो चाइना के चंगुल से निकलता जा रहा है। केवल एक पाकिस्तान है जो पूरी तरीके से अभी भी चाइना के चंगुल में है। पाकिस्तान बहुत ही दोहरी डायलेमा में है, दोहरी परेशानी में है। वो एक तरफ अमेरिका की भी गोद में बैठा हुआ है और दूसरी तरफ वो चाइना को भी साधे हुए है। तो आज हम नेपाल के बारे में देखेंगे कि जैन जी प्रोटेस्ट यहाँ पर हुए 2025 में सितंबर के महीने में, और उन्होंने जो केपी ओली की जो सरकार थी, केपी ओली सीपीएन यूएमएल के नेता थे, उनको उखाड़ फेंका इस जैन जी प्रोटेस्ट ने। इस प्रोटेस्ट को दबाने में केपी ओली ने काफ़ी फोर्स का इस्तेमाल किया और 75 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए। नेपाल में जो पार्लियामेंट है उसके लोअर हाउस के ये इलेक्शन हुए हैं। लोअर हाउस को वहाँ पर प्रतिनिधि सभा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। इसमें टोटल 275 सीटें हैं और 165 सीटों पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, और बाकी की 110 सीटों पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है उसको अप्लाई किया जाता है। और ये पीआर जो है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये डिसाइड होता है कि टोटल वोट शेयर आपको कितना मिला, सीट शेयर नहीं, वोट शेयर कितना मिला। तो जो आरएसपी है बालेन शाह की, वो 165 जो डायरेक्ट सीटें हैं जिन पर वोट पड़ रही है उनमें से 125 पर वो जीतने वाले हैं, जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उनको 110 में से सीटें मिलेंगी वो 58 बताई जा रही हैं। टोटल उनको 183 सीटें मिलेंगी 275 टोटल सीटों में से।
और ये 2/3 बहुमत बन जाता है। तो बहुत ही मजबूत स्थिति में बालेन शाह आ रहे हैं। वो एक इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और एक रैपर भी हैं। इससे पहले वो 2022 से 26 तक काठमांडू के मेयर रहे हैं और इंडिपेंडेंट वो जीते हैं, वहाँ पे किसी पार्टी से उन्होंने टिकट नहीं लिया था। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ही पॉपुलिस्ट वो एक युवा नेता समझे जा रहे हैं। बालेंद्र शाह के जो फादर हैं वो मधेसी थे। बालेन शाह की कर्म भूमि काठमांडू है और इन्होंने केपी शर्मा ओली को उनके ही घर में यानी झापा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरा दिया है। 2015 में नेपाल में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था केपी ओली और अन्य मार्क्सिस्टों ने मिलकर। अब उसमें हो सकता है कि ये लोग परिवर्तन करें। इस वक्त सितंबर 2025 के बाद से जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ चल रही है वो एक फॉर्मर सीजेआई रही हैं नेपाल की सुशीला कार्की, वो वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट की लीडर हैं और उनके कार्यकाल में बहुत ही फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है नेपाल के लिए, नेपाल के लोकतंत्र के लिए। और भारत ने सुशीला कार्की को भी काफ़ी सपोर्ट किया है। बालेन शाह बाहर के भी पढ़े लिखे हैं, साथ में इंडिया से भी उनकी एजुकेशन का कनेक्शन है। ये जो बालेन शाह की जीत है वो पूरे चाइना के लिए और उसके BRI प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा धक्का बताया जा रहा है। अमेरिका इस चीज़ से खुश रहेगा। उसके जो उसने प्रोजेक्ट चला रखे हैं BRI के ऑल्टरनेटिव के तौर पे, जैसे मिलेनियम चेंज कॉरपोरेशन, उसको वो बढ़ा पाएगा। हर जगह भारत के आस पड़ोस में अब बदलाव हो गया है और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। नेपाली कांग्रेस वहाँ पे दूसरे नंबर पे पार्टी उभर के आ रही है RSP के बाद, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बाद, और उसको टोटल प्रत्यक्ष और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मिलने वाली सीटें जो टोटल बन रही हैं उसकी वो 37 बन रही हैं। CPN UML की टोटल सीटें 24 बन रही हैं। ध्यान रहे RSP की टोटल सीटें 183 हैं। इस वक्त नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल हैं। वो पहले नेपाली कांग्रेस के एक लीडर थे। मोदी साहब ने RSP को, बालेन शाह को और रवि लामिछाने को पहले ही बधाइयाँ दे दी हैं और भारत अब इस पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा। नेपाली कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वो गगन थापा हैं, जो इस इलेक्शन को हार चुके हैं। उनको हराया है RSP के कैंडिडेट अमरेश सिंह ने, और धनुषा 4 नाम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है वहाँ पर उनको हरा दिया गया है। इसके अलावा जो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं वो किसी तरीके से अपनी सीट को जीतने में कामयाब रह गए हैं। वो रुकुम पुरबा नाम की सीट से जीते हैं और वो उनके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट थे वो थे CPN UML के कैंडिडेट लीलामणि गौतम। पुष्प कमल दहल प्रचंड का ओरिजिनल नाम घनश्याम दहल है। CPN माओइस्ट पार्टी के वो नेता हैं। 3 बार वो PM रह चुके हैं, 2008-9 में, 2016-17 में, 2022 से 24 तक। इस 22 से 24 के कार्यकाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड कोएलिशन में थे, जिसमें RSP जो आज की बालेन शाह की पार्टी है वो भी उनका सहयोग दे रही थी। फिर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ KP शर्मा ओली के नेतृत्व में और उसमें कमल दहल की सरकार गिर गई और फिर वहाँ पर KP ओली जो CPN UML के नेता हैं वो वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए। KP ओली, जिनका पूरा नाम खड़क प्रसाद शर्मा ओली है, वो बहुत एंटी इंडिया व्यक्ति हैं और 3 बार वो भी नेपाल के PM बने हैं, 2015-16 में, 2018 से 21 तक और 2024 से 25 तक, जब 25 में फाइनली जैन जी प्रोटेस्ट्स में उनको उखाड़ फेंका गया और वो भगा दिए गए। शेर बहादुर देवबा नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं 2016 से 26 तक और 16 जनवरी इस साल से गगन थापा नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, जो इलेक्शन पहले ही अब हार चुके हैं धनुषा 4 सीट से अमरेश सिंह के सामने। वो भी 5 बार PM रहे हैं शेर बहादुर देवबा, 1995 से 97 तक, 2001-2, 2004-5, 2017-18, 2021-22। नेपाल की हिस्ट्री बहुत ही ट्रबल्ड रही है। ये पूरी तरीके से एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और दुनिया के जो 2 सबसे बड़े जाइंट्स हैं भारत और चाइना, उनके बीच में ये एक सैंडविच्ड कंट्री है। 2001 में यहाँ राज दरबार हत्याकांड हुआ, जहाँ पर किंग बीरेंद्र और उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया और उनके जो छोटे भाई थे ज्ञानेंद्र, वो किंग बना दिए गए। 2002 से यहाँ पे माओइस्ट लोग जो हैं उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बना ली और माओइज़्म नेपाल में बहुत ज़्यादा फैला। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं वो माओइस्ट पार्टी के ही हैं। 2005 से यहाँ पे लोकतंत्र को पूरी तरीके से सप्रेस किया जाने लगा। 2007-8 में राजशाही को फाइनली ख़त्म कर दिया गया और जो जितनी भी माओइस्ट और मार्क्सिस्ट पार्टियाँ हैं, जैसे CPN-M, CPN-UML,
और नेशनल कांग्रेस, इन्होंने मिलके आपस में एक पैक्ट कर लिया कि हम मिलके पावर शेयरिंग करेंगे, 2-2 साल के लिए हम प्राइम मिनिस्टर अपना चूज करेंगे। उसी वक्त 2007 से 16 तक एक मधेश आंदोलन चला और नेपाल के जो प्लेन एरियाज़ हैं, मधेसी एरिया हैं, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए एक आंदोलन चुना गया, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ज़्यादा हो, इसके लिए वहाँ पर काफ़ी आंदोलन हुआ। 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया नेपाल में और बहुत सारे बदलाव कर दिए गए और फाइनली अब 2026 में बालेन शाह पहले मधेसी प्राइम मिनिस्टर नेपाल के बन सकते हैं।